नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चिया की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। गोभी वर्गीय फसलों में डायमंड बैक मॉथ कीट का समेकित नियंत्रण। चिया मेक्सिको का सुपर फूड है। इसकी खेती किसानों को काफी लुभा रही है। आजकल बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चिया की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप भी चिया की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई के समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो। किसान भाई जोहार। आज जो है हम आपको चिया की खेती के विषय में बताएंगे। और चिया की खेती जो है वैसे तो हम लोग खरीफ में भी करते हैं, जो आप खरीफ का क्रॉप अभी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जो रबी में भी करेंगे उसके विषय में हम डिटेल में बताएंगे। तो ये है जो कि अभी जो है ना, इसमें जो है ओमेगा फैट के विषय में बता रहे हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये इस तरह के जो है जो तेलीय पदार्थ मतलब कि तीनों मिलता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब जो है, इसको जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो आप पेट का चर्बी उर्बी जो है ना, इसको गलाने के लिए इसको पानी में किसी तरह जूस में भी मिलाकर, उसको मिक्सी के में मिलाकर आप पी सकते हैं। परंपरागत फसलों से इतर किसान अब धीरे धीरे नई फसलों की खेती की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। चिया सीड्स भी कुछ इसी तरह की फसल है। चिया को नए जमाने का सुपर फूड भी कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होने की वजह से मार्केट में इसकी कीमतें अच्छी बनी रहती है। चिया की खेती के लिए सामान्य तापमान की जरूरत होती है, किंतु ठंडी जलवायु वाले पहाड़ी इलाकों में चिया की खेती नहीं की जा सकती है। इसकी खेती किसी भी भूमि में की जा सकती है, लेकिन हल्की भुरभुरी और उचित जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी को उचित उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अभी जो है, जब भी खेत को जो हो तो कोशिश कीजिए कि खेत जमीन जो हो वो ऊपर का जमीन हो, जिसमें कि पानी लगे नहीं। क्योंकि हम लोग का जो जमीन है ये एसिडिक है। अगर आपका सॉइल टेस्ट कर लिए हैं आप, तो देख लीजिए कि उसमें अगर अम्लता का प्रभाव है तो आप पहला बार जुताई कर लीजिए, दूसरा बार कर लीजिए, तीसरी बार जब लाइन खोल लें कि 3 से 4 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रति फसल, कहने का मतलब हर फसल के पहले जो है चूना का प्रयोग करें। 2 से 3 बार जुताई के बाद में आप खेत में जो है वर्मी कंपोस्ट का भी अगर आप प्रयोग करें तो वो भी अच्छा है, या नहीं तो आपके जो फार्म मैन्योर है उसका जो है आप खेत में डाल दें। उसके बाद में जो है उर्वरक का जो बात होता है, इसमें जो है हम लोग यूरिया का जो है हम लोग 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। फिर उसके बाद में 40 किलो जो है फास्फोरस को डालते हैं और 20 किलो जो है MOP डालते हैं और 20 किलो जो सल्फर। अगर आप SSP डालते हैं तो वो पूरा हो जाता है, इसलिए अलग से सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है। चिया सीड्स के बीजों की बुआई के लिए छिड़काव विधि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लाइनों में उसकी बुआई करना अधिक उपयुक्त रहता है। यदि खेत में बुआई के समय नमी की मात्रा कम है तो हल्की सिंचाई कर खेत को बुआई के लिए तैयार कर दें। इसके लिए 1 से 2 बार हल्की जुताई करके अंतिम जुताई के समय 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें।
वैरायटी देखिए अभी तक जो है हमारे पास वैरायटी के नाम से VCK1 जो है वही वैरायटी है, जो कि कर्नाटक की वैरायटी है, उसी वैरायटी हमारे पास है। और उसके बाद में जब इसको सोइंग करें, इसका बीज का दर जो है प्रति हेक्टेयर जो है 2.5 से 3 क्विंटल है, 3 किलो है, मतलब 2.5 से 3 किलो है। इसमें जो है आप ये चूँकि बहुत छोटा बीज है, इसीलिए इसमें जो है ना आप एक काम करें कि जब इसको सोइंग करना हो तो उसमें जो है पतला किया हुआ, कहने का मतलब एकदम गर्दा किया हुआ आप मिट्टी को ले लें और इन दोनों को मिलाकर आप सोइंग करें, जिससे कि उसका जो है सीड रेट जो हो मेंटेन हो पाए। बीजों को बुआई से पूर्व कैप्टान या थीरम फफूंदनाशक की 2.5 GM की मात्रा से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है, ताकि बीजों को जड़ गलन जैसे रोग ना लग सके। चिया के बीजों की रोपाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे अच्छा होता है। एक बात और है कि जब भी आप बीज उपचार करें तो इसको जो है ना एक तरह से धूप में मत सुखाएं, जब भी करें तो छाया में सुखाकर और तभी उसकी बुआई करें। उसके बाद में जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है इसमें 30 सेंटीमीटर रखते हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखते हैं। बुआई के बाद में एक हल्का सा आयरिगेशन दे दें, पानी को पटा दें, सिंचित कर दें, जिससे कि वो जर्मिनेशन इसका अच्छा हो, मतलब निकलने में आसानी हो। अब आता है कि इसमें इंटरकल्चरिंग वगैरह हो गया, अगर बीमारी वगैरह कुछ लगता है तो दवा कर गया। वैसे यूजुअली जो है बीमारी इसमें नहीं है, इसमें यूजुअली जो है अच्छा क्रॉप है, मतलब ये रेसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा बीमारी वगैरह नहीं लगता है। और आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें, अगर कहीं होता है तो कभी कभी कीड़ा वगैरह लगता है तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे कर दें। 3 महीना से 4 महीना के बीच में ये फसल तैयार हो जाएगा और मतलब कि उपज हो तो इसका जो है डिमांड जो है आपको बाज़ार में 1000 रुपये किलो तक है। कहने का मतलब कि अगर 1 क्विंटल हो जाता है तो आप 1 लाख रुपया कमा लेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। फूल गोभी काफी लोकप्रिय सब्जी है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन इस समय गोभी फसल की बढ़वार कई प्रकार के कीटों से बाधित होती है, जिनमें डायमंड बैक मॉथ कीट फसल के उत्पादन में भारी गिरावट लाता है। तो इस कीट का समेकित नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। गोभी का पतंगा, जिसको अंग्रेजी में डायमंड बैक मॉथ कहते हैं, ये अक्टूबर माह से मार्च माह तक सक्रिय रहता है। इसके बाद इसमें क्या है कि ये छोटा सा पतंगा होता है, लार्वा होता है, जो गोभी वर्गीय फसल जैसे फूलगोभी, पात गोभी, बहुत बार देखा गया है कि ये सरसों इत्यादि पे भी पाया जाता है। इसका पहचान ऐसा है कि इसके पंख पे ऐसी 3 धारियां सफ़ेद होती हैं कि जो जब पंख दोनों मिल जाते हैं वो 3 कोने शेप में होते हैं, 3 हीरे के आकार के हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम जो पड़ा डायमंड बैक मॉथ, इसी के चलते पड़ा। गोभी का हीरक पृष्ठशलभ या डायमंड बैक मॉथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं।
पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। इसका जो मादा है वो करीब 60 अंडे एक बार में दे देती है। अकेले देती है या कभी कभी समूहों में भी अंडे दे देती है ऊपरी सतह पर पत्तों के। जो छोटा बच्चा होता है, लार्वा होता है, वो अंदर ही उसको खनन करता है पत्तों को और इससे क्षति होता है जिसको देख नहीं पाते हैं। और ये पत्ता तब किसान भाइयों को पता चलता है जब उसका जो मल मूत्र है, मल त्यागता है कीड़े का, वो हमें दिखता है। तब पता चलता है कि हमारे फसल पे इस कीड़े का आक्रमण हो गया है। जो लार्वा का दूसरा अवस्था होता है, शिशु का दूसरा अवस्था होता है, वो ज़रा दिखने लगता है और वो ज़्यादा पत्तियों को काटता है और कभी कभी आपको पत्ते छेद छेद जैसे भी दिखने लगते हैं। ये नुकसान करते हैं और उसके बाद कालांतर में जाके जो फल होता है उसको भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोगरोधी प्रजाति का चुनाव करें। रोकथाम के उपाय के लिए पौधशाला से ही हमें देखभाल करना पड़ेगा। पौधशाला में जब हम लगाते हैं बीज, उसके 10वें, 20वें और 30वें दिन पे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का 0.5% का छिड़काव करेंगे तो इससे बचाव हो सकता है। किसान भाइयों, इसमें जैविक नियंत्रण गोभी का पतंगा में आप बायोपेस्टिसाइड जो है बैसिलस थुरिजेंसिस 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। जहां जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है और जो ऑर्गेनिक ना भी करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। गोभी का पतंगा में किसान भाई सरसों की खेती साथ में करेंगे तो सरसों की खेती में जो है गोभी का पतंगा और दूसरे भी लाही इत्यादि आकर्षित होते हैं। जैसे एक तो 2 पंक्ति गोभी का और 1 पंक्ति सरसों का लगा सकते हैं। दूसरा ये है प्रत्येक 25 पंक्ति गोभी के बाद 1 पंक्ति शुरू वाले पंक्ति में और फिर 25 पंक्ति के बाद सरसों लगाने से इससे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। आगे जाकर किसान भाई को आक्रमण होने पर स्पाइनोसेड नामक एक दवा है, 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, चूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। अपने खेतों पे 12 प्रलोभन प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएंगे तो इसका जो पतंगा है वो फंस जाएगा, नर पतंगा फंसेगा, जिससे मादा के साथ मिलन नहीं होगा और अंडे नहीं देगी, तो आगे आपका नुकसान नहीं होगा। इसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है, निमोली का जो है 5% बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। इसका भी 3 से 4 बार छिड़काव कर सकते हैं 10 दिनों के अंतराल पर। ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से दवा का छिड़काव करें तो ये इस तरह से दोहरा फायदा होगा और पर्यावरण अनुकूल, ये हमारा जो नियंत्रण होगा वो पर्यावरण अनुकूल होगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत
अपने प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और उससे भी अच्छा लाभ कमा लेते हैं। इसी लाभ को देखते हुए हम आज जानकारी लाए हैं गाय पालन पर। तो किसान गाय की कौन कौन सी नस्लों का पालन करें और गाय खरीदते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। दुधारू गाय पालन हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है और ज़्यादातर किसान हमारे ग्रामीण परिवेश में दुधारू नस्ल का गाय पालन करते हैं। दुधारू नस्ल में हम लोग जो देसी नस्ल का भी पालन कर सकते हैं या फिर संकर नस्ल का भी पालन कर सकते हैं। देसी नस्ल में जो मुख्य नस्ल हैं रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर, इन नस्लों का पालन कर सकते हैं। इन नस्लों का पालन करने से दूध का जो उत्पादन होता है और जो दूध की जो मांग है इन नस्लों का काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा दामों में दूध का बिक्री हमारे शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इसका मांग है और ज़्यादा कीमत पे ये बिकता है। साथ ही साथ वैसे किसान जो ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन चाहते हैं उनके लिए संकर नस्ल और मुख्य रूप से आप जर्सी या हाउसिन फ्रीजियन गाय का नस्ल का संकरण करा करके संकर नस्ल का पालन कर सकते हैं, जिसमें दूध उत्पादन लगभग 25 से 30 लीटर प्रति गाय भी हो सकती है। तो इस तरह से ज़्यादा नस्ल देने वाली गाय को भी आप पालन कर सकते हैं या फिर देसी नस्ल की गाय भी पालन कर सकते हैं। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो गाय पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आहार व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है और बीमारियों से बचाव। इसमें आहार व्यवस्था में मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो भी हमारे किसान भाई ग्रामीण परिवेश में गाय पालन कर रहे हैं वो संतुलित आहार नहीं देते हैं और गाय में मुख्य रूप से जो समस्याएं आती है जिसमें प्रजनन संबंधी समस्याएं, जो गाय गर्म नहीं होती है, पाल नहीं खा रही है, तो वैसी समस्याएं का मुख्य कारण जो है कि संतुलित आहार में कमी और पौष्टिक आहार में कमी, जिसके कारण ये सब समस्याएं आती है। तो हमारे जो पशुपालक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप संतुलित आहार संतुलित मात्रा में दें। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि पशु को संतुलित आहार नहीं देने पर पशु की स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पशु कमजोर होकर बीमार होने लगता है। इसलिए पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार दें। इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए आप मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिला करके आप संतुलित आहार बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कि इसमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो हम लोग आहार देते हैं हमारे दुधारू पशु में वो 3 रूप में उसको बांटा गया है। पहला है मेंटेनेंस राशन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा जेस्टेशन। मेंटेनेंस का मतलब कि उसके शरीर के रखरखाव के लिए जितना दाना की ज़रूरत होती है, जैसे 1.5 से 2 किलो जो मात्रा होती है दाना का, वो हम लोग मेंटेनेंस के रूप में देते हैं। और साथ ही साथ जो उत्पादन के लिए देते हैं, प्रति 2.5 से 3 किलो पर लगभग 1 किलो दाना संतुलित आहार जो हम लोग दुधारू पशु को देते हैं, जिससे उसकी जो समस्याएं हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरा हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो दुधारू पशु है उसको हरा चारा दें, तो उसमें प्रति 12 किलो चारा पे हम लोग 1 किलो दाना मिश्रण को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आहार व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आवास व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। खास करके गर्मियों में देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में अगर हम लोग आवास व्यवस्था अच्छी नहीं रख सकते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस के कारण जो है कि दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, तो उचित आवास की व्यवस्था करें, उचित जगह दें और साफ सुथरा सूखा आवास दें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर मच्छर, मक्खी और हानिकारक कीट पनपने लगते हैं जो कि पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कई रोगों का प्रसार करते हैं। इससे बचने के लिए पशु आवास की नियमित सफाई करें और कम से कम 1 सप्ताह में लाल दवा से आवास के फर्श की धुलाई करें। साथ ही पशुशाला और उसके आसपास के क्षेत्र में चूने का भुरकाव करें। इसके अलावा पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से टीकाकरण कराएं। इस तरह से अगर आपने जो भी किसान भाई जो हमारे
गाय पालन या अपनी दूध उत्पादन से जुड़े हैं, गाय पालन कर रहे हैं, वो अगर इस तरह से अगर वो आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, बीमारियों से बचाव के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसका अगर सही ढंग से पालन करते हैं, अच्छी तरह से उसका रखरखाव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा और इससे इसके जो प्रतिकूल वातावरण है या बीमारियों से होने वाली जो हानियाँ होती है उससे आप बच सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सांगा, जिला रांची के कृषक देवाशीष झा ने। ये पपीता की उन्नतशील किस्मों और नर्सरी तैयार करने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो देवाशीष झा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंघरनी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले एक दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं या आजकल जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रे, पपीता का पोर्ट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोर्ट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोर्ट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोर्ट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोर्ट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।